हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसमें अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, सीक्वेंस से देखते चलें जिससे कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो। तो इसमें हम बेसिकली कई स्टेट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरे स्टेट का लेंगे, क्योंकि फिर मिक्स करना सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग उसी स्टेट की प्रिपरेशन ना कर रहे हों। तो जिस स्टेट का आप देखना चाहते हैं उसका आप देख सकते हैं, और अगर किसी स्टेट का आप क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं सॉल्व करवाऊं तो वो भी आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं वो हैं DT+B के, और मैं आपको बता दिया करूंगी वीडियो के स्टार्टिंग में, फिर आपकी चॉइस है आप देखें या नहीं देखें, आपके लिए यूजफुल है तो देखें ज़रूर। तो आप सिलेबस वाइज भी देख सकते हैं भाई, जो आपका सिलेबस है आपके जो भी पेपर आप देने वाले हैं उससे अगर मैच करता है तो ज़रूर देखें। ये DT+B की खासियत ये है कि इसमें ज़्यादातर NCERT से पूछे जाते हैं। तो NCERT जो है अगर आप वैसे पढ़ने लग जाएंगे तो समझ में नहीं आएगी, ऊपर से चली जाएगी, लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे और डेली ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एक आपके सब्जेक्ट के लिए। तो क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हो सकता है आपने पहले ना पढ़े हों, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से हैं, बहुत ही मतलब इस तरह के टॉपिक हैं समझ में नहीं आते ईजिली। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से वो जो आपकी डिफ़िकल्टी है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूरी अपडेट्स मिलती रहती हैं, क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको बाकी की वीडियोज़ भी मिलती रहें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर दो आपको पेयर दिए हुए हैं और इनको आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दोनों ही पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच हैं यहाँ पर, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर रिस्टस जो है ये जो टर्म यूज़ होती है, ये टर्म यूज़ होती है देशभक्त जो लोग हैं या फिर बुद्धिमान जो यंग पीपल हैं, यंग मैन जो हैं, उनके लिए ये टर्म यूज़ होती है दिसंबरिस्टस। दूसरी जो टर्म है वो है रूसी बुद्धिजीवी। ये टर्म आपकी यूज़ होती है जो एजुकेटेड पीपल हैं रूस के, उनके लिए ये टर्म यूज़ होती है रूसी बुद्धिजीवी। तो एक तरह से जो रशियन हमारी रेवोल्यूशन है ना, जो आपकी NCERT नाइन्थ के चैप्टर सेकंड में अब रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, तो उससे रिलेटेड ये कुछ टर्म्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप चाहें तो चैप्टर पढ़ लें, चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। चैप्टर जो फर्स्ट है आपका क्लास 9th का, उसमें आपकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिसंबरिस्टस रूसी जो हैं ये सैन्य अधिकारी और रईस या फिर देशभक्त और बुद्धिमान थे। कई टर्म्स इनके लिए यूज़ होती, मतलब एक टर्म ये यूज़ होती है इन लोगों के लिए जो कि सैन्य अधिकारी भी हैं, रईस भी हैं और देशभक्त भी हैं, साथ ही साथ बुद्धिमान भी हैं। तो उनके लिए टर्म यूज़ होती थी। तो वे विभिन्न सरकार विरोधी गुप्त समाजों के सदस्य थे। जैसे होते थे ना भैया, अलग अलग अपना संगठन बनाए रखते थे लोग जो कि सरकार के विरोध में थे। देखो जो ये रेवोल्यूशन हुआ था ना वो इसी वजह से हुआ था, जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर राजशाही थी, तो एक तरह से लोग वहाँ पर खुश नहीं थे। तो एक तरह से अलग अलग संगठन अपने बनाए रखते थे सरकार के विरोध के लिए, भाई कुछ ना कुछ विद्रोह वो करते रहते थे। तो अंत में 1825 के दिसंबर विद्रोह का इन्होंने आयोजन किया। जैसे कि आप अपने भारत से ही कनेक्ट करके अगर देखो तो यहाँ पर भी कितनी सारी चीज़ें ऐसी हुई जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था, तो सरकार से लोग खुश नहीं थे। कितनी क्रांतियाँ हुई थी यहाँ पर, कितने विद्रोह हुए थे, जैसे कि आदिवासियों ने कितने विद्रोह किए, किसानों ने विद्रोह किए। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ पर ही ये सब चीज़ें थी, ये दुनिया के हर कोने में आपको मिलेंगी इसी तरह की चीज़ें। तो ये जो रिवोल्यूशन की बात करते हैं ना रशियन या फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन की, तो ये इसी तरह की चीज़ें हैं। दूसरा जो रूसी बुद्धिजीवी जो हमारी टर्म थी, ये ऐसे लोगों के लिए यूज़ करते थे जो कि विश्वविद्यालय शिक्षित लोग थे। तो ये एक ऐसा वर्ग था, शिक्षित वर्ग था ये, जिनकी सांस्कृतिक पूंजी, स्कूल शिक्षा और बौद्धिक ज्ञान ने उन्हें रूसियों की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय राजनीति में आवश्यक नैतिक पहल और व्यवहारिक नेतृत्व ग्रहण करने की अनुमति दी। एक तरह से भाई देखो, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं हम उन्हीं को आगे कर देते हैं भाई, वो हमारा जो है एक तरह से लीडर का काम करें, वो थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें, तो वैसे ही थे ये भी।
तो कुछ टर्म्स ऐसी आ जाती हैं ना, टिपिकल हिंदी, टिपिकल इंग्लिश तो समझ में नहीं आती है, तो थोड़ी सी सिंपल करके लैंग्वेज को समझना होता है। बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हु वॉज द एडिटर ऑफ द बंगाली न्यूज़पेपर? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, एस एन बनर्जी। देखो बंगाली लैंग्वेज नहीं है, ये नाम है, समाचार पत्र का नाम है। तो बंगाली नाम से समाचार पत्र है ये, उसके संपादक कौन थे? एस एन बनर्जी थे। तो बंगाली एक अंग्रेजी भाषा का अखबार था, तो ध्यान रखेंगे, देखो नाम इसका बंगाली है लेकिन ये था अंग्रेजी भाषा का अखबार जो कलकत्ता ब्रिटिश भारत में स्थित था। तो ब्रिटिश काल का ये अखबार था, यानी कि इसकी बात करें, इस अखबार की जो स्थापना हुई ये 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने कोलकाता में स्थित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के रूप में की थी। तो ये बात ध्यान रखने की है। देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ और तरीके से इससे क्वेश्चन बन जाए। अखबार का राष्ट्रवादी संपादकीय रुख था। देखो राष्ट्रवादी क्या होता है? नेशनलिस्ट होता है, एक तरह से जो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होता है ना। कोई जैसे आप किसी के भक्त होंगे, किसी को आप फॉलो करते होंगे, कोई आप, तो आप उसके एक तरह से भक्त कहे जाते हैं। वैसे ही अगर कोई अपने देश के लिए ईमानदार है, समर्पित है राष्ट्र को, तो उसको राष्ट्रवादी कहा जाता है। तो राष्ट्रवादी था इसका रुख एक तरह से, इसी तरह की खबरें इसकी होती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके संपादक के रूप में काम किया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में रूसी संसद को डैश के रूप में भी जाना जाता था। तो रूसी संसद को किसके बारे में किस नाम से भी जाना जाता था? दूसरा नाम हम कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ड्यूमा। तो ये संसद थी एक तरह से, जैसे हमारे यहाँ पर संसद है वैसे ही रूसी संसद जो थी उसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता था 1905 में। तो ड्यूमा, अब देखो यहाँ पर वही किताबी लैंग्वेज आ गई है। ड्यूमा एक निर्वाचित विधायी निकाय था। इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज का हमें क्या करना है। ड्यूमा एक तरह से वही है संसद, जैसे कि संसद काम करती वैसे ड्यूमा है, जिसने राज्य परिषद के साथ 1906 में इंपीरियल रूसी विधानमंडल का गठन मार्च 1917 में इसके विघटन तक किया। भाई जब तक इसका विघटन नहीं हो गया तब तक इसका विधानमंडल का इसने गठन किया। जैसे हमारे यहाँ पर विधानमंडल है वैसे ही ड्यूमा ने रूसी संसद के निचले सदन का गठन किया। जो निचला सदन था वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ पर निचला सदन है तो वैसे ही वहाँ पर भी तो ड्यूमा ने जो रूसी संसद थी उसके निचले सदन का गठन किया, ध्यान रखेंगे। 1905 में रूसी संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता था। तो पहली औपचारिक रूप से गठित ड्यूमा इंपीरियल स्टेट ड्यूमा थी, जिसे 1905 में निकोलस द्वितीय द्वारा पेश किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, जो एक तरह से फॉर्मली जो एक तरह से गठित की गई ड्यूमा वो 1905 में की गई निकोलस के द्वारा। 1904 से 5 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि ने समाप्त किया था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, पोर्ट्समाउथ की संधि। देखो आपको पता ही है, जो हमारे भारत में भी युद्ध हुए, जो कहीं भी युद्ध हुए हो वर्ल्ड में कहीं पर भी, तो युद्ध जो होते थे या तो भाई देखो कहीं किसी को हरा देता था, या तो फिर कोई संधि यानी समझौता उनके बीच हो जाता था। समझौता होता है कि भाई अपनी अपनी कंडीशन वो रखते थे एक दूसरे के सामने, और अगर दोनों उससे सहमत हैं तो संधि हो जाती थी। तो वैसे ही ये संधि है। तो जब ये जापानी युद्ध समाप्त हुआ, किस संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ? ये पोर्ट्समाउथ की संधि से समाप्त हुआ। पोर्ट्समाउथ की संधि ने औपचारिक रूप से 1905 में रूस और जापान के युद्ध को समाप्त कर दिया। वार्ता जो हुई एक तरह से, संधि क्या है? समझौता है। समझौता कब होगा भाई? जब बातचीत होगी। भाई तुम हमारी शर्तें मान लोगे और हम तुम्हारी शर्तें मान लेंगे, तो वही होता है संधि में। तो ये अगस्त में पोर्ट्समाउथ न्यू हैम्पशायर में हुई थी ये जो बातचीत हुई थी इनकी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने भाग लिया था। ध्यान रखेंगे, देखो क्योंकि ये जो एक तरह से वर्ल्ड लेवल पर जो वॉर होते हैं ना, इसमें बाकी देश भी जो है एक तरह से इनका वो करते हैं, बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसमें भाग लिया था। 1905 में अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता। नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिलता है? जो विश्व शांति को बढ़ावा देता है। अब इन्होंने भाई युद्ध समाप्त करवाने में भूमिका निभाई, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखेंगे। अब देखो ऐसा तो हम कर नहीं सकते ना कि जैसे हमारे आसपास भी अगर कोई झगड़ रहा होगा तो हम उसको शांत कराने की कोशिश करेंगे, या ये सोचेंगे कि भाई और झगड़े। तो वैसे ही होता है वर्ल्ड लेवल पर, कहीं अगर वॉर होता है तो दूसरे जो देश होते हैं ना वो एक तरह से शांति का काम करते हैं। तो वही काम अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एनी रॉबर्ट टुर्गो। तो यहाँ पर भी देखो जो ये है ना, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाती, रॉबर्ट यहाँ पर इस
तरह से ओ ऐसे बनना था। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, फ्रांस में 1774 में वित्त महानियंत्रक एनी रॉबर्ट तुर्गो थी, तो उन्हें 1774 में वित्त महानियंत्रक नियुक्त किया था, जो फिनांस देखती थी, एक तरह से वित्त के काम जो है देखती थी वो। उनका पहला कार्य राजा को उनके मार्गदर्शक सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत करना था। तो उनके कुछ मार्गदर्शक जो है सिद्धांत है, मतलब कि एक तरह से राजा को वो गाइडिंग प्रिंसिपल वो देती हैं, एक तरह सजेस्ट करती हैं क्या, कि दिवालियापन नहीं होना चाहिए, कराधान में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। कराधान क्या है, मतलब टैक्स में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए और कोई उधार नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल ये राजा को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 WC बनर्जी। तो इजी क्वेश्चन है, ये तो पढ़ते हुए आ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बम्बई में आयोजित किया गया था। देखो, जो DT+B का एग्जाम है ना, ये काफ़ी सही है, और अगर आप इसकी मतलब सीक्वेंस से अच्छे से तैयारी कर लेते हो ना, तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो थोड़ा सा सीरियस होके और ऐसे ही जो है तैयारी कर लो, अगर अपने सब्जेक्ट पर कमांड बना लो तो बहुत बढ़िया से कर लोगे। और एक जो कॉमन पेपर आता है उसमें भी तैयारी अच्छे से कर लो, जो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो मतलब अच्छे हैं ना, उनको और मजबूत कर लो। उसमें कम से कम ये कोशिश करो कि फुल मार्क्स आ जाएं, तो वैसे ही तो आपके इसमें सक्सेस के जो चांसेस होते हैं ना बढ़ जाते हैं। तो ये जो एक तरह से जो हमारा अधिवेशन जो आयोजित हुआ था, ये A.O. ह्यूम की पहल पर आयोजित किया गया था, और प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो की थी WC बनर्जी ने की थी। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सत्र 1 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए गए थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके जो सेशन जो होते थे, जिनकी एक तरह से बातचीत के लिए जो लगते थे सेशन, तो वो 1 साल के गैप में लगते थे। हम कह सकते तीसरे साल लगते थे, जैसे भाई इस साल हो गया, नेक्स्ट ईयर छोड़ करके फिर उसके नेक्स्ट ईयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? यहाँ पर सही ऑप्शन देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर हमला किया था। इसके बारे में जान लेते हैं। सेफ्टी वाल्व थ्योरी में कहा गया है कि अंग्रेजों ने देश में राजनीतिक स्थिति को 1857 के विद्रोह की तर्ज पर एक और विद्रोह की ओर ले जाते हुए देखा था, और वे ऐसी स्थिति से बचना चाहते थे। देखो, अंग्रेजों को पता चल गया था, जैसे जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, कि ऐसी स्थिति हमें आगे भी बन सकती है और ऐसे विद्रोह का हमें सामना ना करना पड़े, उससे मतलब वो बचना चाहते थे एक तरह से। तो उन्होंने एक मीडिएटिंग बॉडी जो है वो हमारे देश को दी। तो नतीजतन वे लोगों को अपने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना चाहते थे। एक मंच ऐसा प्रदान करना चाहते थे, आम जनता तो उन तक बात नहीं पहुंचा सकती थी ना अपनी, तो ऐसा एक मीडिएटिंग बॉडी चाहिए थी जो भाई जनता की आवाज़ को ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सके। तो उसके लिए इन्होंने किसको बनाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया, ऐसा कहना था इनका। जो ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। भाई इनका कहना था कि सेफ्टी वाल्व के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस को, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि इनका ये सेफ्टी वाल्व का काम करेगी भाई, जो है एक तरह से विद्रोह ना हो, आगे आंदोलन ना हो, क्रांति ना हो, उसके लिए। लाला लाजपत राय एक उग्रवादी थे, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये, और सेफ्टी वाल्व थ्योरी में विश्वास करते थे। इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए उन पर नरमपंथियों द्वारा हमला किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, किससे प्रभावित थी ये? यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 3rd ऑप्शन, मंगोल परंपरा। देखो, तानाशाही हम जानते ही हैं, तानाशाही जो होती है एक तरह से कोई शक जो है मनमाने ढंग से शासन करता है, वो ध्यान नहीं देता है कि जनता की भलाई किसमें है किसमें नहीं है, वो अपने मनमाने ढंग से करता है। कोई मतलब उस पर अंकुश लगाने वाला नहीं होता, रोक लगाने वाला नहीं होता है, कोई संविधान का पालन नहीं करता वो। तो वैसे ही थी ये जार तानाशाही। जार क्या है अभी देखेंगे। जारी जो तानाशाही थी मास्को के ग्रैंड डची के लिए विशिष्ट निरंकुशता का एक रूप था। निरंकुशता आ गया ना शब्द, जैसा कि मैं कह रही थी, तानाशाही एक तरह से निरंकुशता होती है कि जो शासक होता है ना वो अपने हिसाब से रूल्स बनाता है जनता के लिए, जनता को पसंद आए या ना आए, और एक तरह से वो उसकी भलाई का वो ज़्यादा ध्यान रखता नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग वो चलता नहीं है, संविधान के नियमों का पालन नहीं करता। और इसके उत्तराधिकारी जो थे
इसके उत्तराधिकारी रूस और रूसी साम्राज्य के जारडोम कहलाते थे। एक तरह से टर्म इनके लिए यूज की गई है। जार की जो तानाशाही थी मंगोल परंपरा से प्रभावित थी। एक तरह से मंगोल में जो परंपरा चलती आ रही थी वैसे ही थी ये भी जार की तानाशाही। तो जार क्या है? जार है एक उपाधि जिसका उपयोग पूर्व और दक्षिण स्लाव सम्राटों को नामित करने के लिए किया जाता है। तो एक तरह से ये जो थे ना पूर्व और दक्षिण स्लाव सम्राट, उनको ये नाम दिया जाता था जार। अब ये लोग जो शासन करते थे इनको क्या कहा गया? जार तानाशाही, क्योंकि तानाशाह इनकी सरकार थी, मनमाने ढंग से सरकार काम करती थी, तो जार तानाशाही कहलाई सरकार। अब जैसे हम यहाँ पर कह दें, एक चीज़ के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे ही मान लो मुगलों का यहाँ पर राज था तो उनको हम क्या कहते हैं? मुगल कहते हैं। वैसे ही हम किसी को जैसे एक उपाधि दे देते हैं ना, जार, तो वैसे ही इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह किस साल हुआ था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1855 में। तो जनजातियों द्वारा किया गया विद्रोह था ये संथाल विद्रोह, सभी जानते हैं इसके बारे में। लेकिन ये जो विद्रोह हैं देखो इनके ईयर पूछे जाते हैं। सभी जो विद्रोह हैं जो मुख्य रूप से सामने आए थे, मोपला विद्रोह भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो इनके ईयर देख लेना कहाँ से ये शुरू हुए थे। एक तो इनकी लोकेशन पूछ सकते हैं, एक इनके लोकेशन के अलावा ये पूछा जा सकता है भाई किससे रिलेटेड थे, जनजातियों का था, किसानों का था, सिपाहियों का था, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो कई जो मोटी मोटी टर्म्स है ना इनकी वो याद कर लेना, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो इस तरह क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, इस पर पूछे गए हैं। देखो जो संथालों का विद्रोह था ना, ब्रिटिश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व प्रणाली और संथालों द्वारा जमींदारी जो व्यवस्था थी इसके अंत की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तो इसकी शुरुआत 30 जून 1855 को हुई थी। ये स्थानीय जमींदारों द्वारा लागू विकृत राजस्व प्रणाली के माध्यम से प्रचारित औपनिवेशिक शासन के उत्पीड़न के खिलाफ एक विद्रोह था। एक तरह से भाई जो लोकल जो जमींदार थे ना, उन्होंने जो लागू की थी राजस्व प्रणाली। देखो उस टाइम पर जो टैक्स वसूलते थे ना, इनका ये एक तरह से स्ट्रिक्ट होते थे उसके लिए। तो चाहे मतलब कोई इस कंडीशन में ना हो टैक्स देने की, तो इनका जो है शोषण चलता रहता था। तो औपनिवेशिक शासन में इस तरह के उत्पीड़न जो है आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो इसी वजह से ये आंदोलन होते थे, विद्रोह होते थे जनजातियों के, किसानों के। तो ये पहला आंदोलन था जिसने स्वराज को आंदोलन के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से फिर से क्वेश्चन आ गया। देखो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे से पढ़ लेना। फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में किस साल प्रवेश किया था? जो हिंसक चरण है इसका कौन से ईयर में, एक तरह से हम मानते हैं कि उसमें ये हिंसक चरण इसमें आया था फ्रांसीसी क्रांति में। तो यहाँ पर सही सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 1794 में। अभी इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखो हिंसक चरण की मैं बात करूँ ना, तो ये बेसिकली वहाँ पर दिया हुआ है 1794, लेकिन ये हिंसक चरण कहा जाता है इसका, आतंक का शासन ये कहा जाता है 1793 और 1794 का पीरियड। तो ये टाइम भी दिया गया है 5 सितंबर से 27 जुलाई 1794 के बीच का जो पीरियड है ये आतंक का शासन कहा जाता है। आतंक इसलिए क्योंकि अभी देखो यहाँ पर रीज़न दिया गया है, फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार जो थी ना, जो सरकार थी उस टाइम पर, जो गवर्नमेंट थी, राजशाही थी गवर्नमेंट उस टाइम पर, उसने क्या किया, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करने और फांसी देने का आदेश दिया, क्योंकि क्रांति चल रही थी ना वहाँ पर। तो अभी वही क्रांति को दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो करती है सरकार। वैसे ही तो आतंक का शासन राज्य द्वारा स्वीकृत हिंसा और सामूहिक निष्पादन की फ्रांसीसी क्रांति का काल था। तो पूरा पीरियड जो ये 1793 और 1794 का है, पूरा साल नहीं कहेंगे, ये वाला टाइम पीरियड जहाँ की डेट दी हुई है, ये वाला टाइम पीरियड जो था ये कहा गया आतंक का शासन। आतंक एक केंद्रीकृत राजनीतिक शासन से उत्पन्न हुआ, जो था ना एक तरह से वो जो पॉलिटिकल जो सिस्टम जो चल रहा था, राजशाही जो चल रही थी, तो वो थी क्या कि अपने हिसाब से चल रही थी। वो लोगों के जो अधिकार थे ना उनका एक तरह से हनन हो रहा था। तो जिसने क्रांति की अधिकांश लोकतांत्रिक उपलब्धियों को निलंबित कर दिया, जो एक तरह से कहते हैं ना भाई लोगों के जो अधिकार थे उनका वो हनन कर रही थी। तो इसी वजह से ये जो पूरा पीरियड है आतंक का शासन कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर को वर्ष 1794 में समाप्त कर दिया। तो पूरा वही टाइम पीरियड जो कि हमने यहाँ देखा 5 सितंबर से 27 जुलाई इसके बीच ही चला। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आप नए हैं तो चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसे जैसे
हम इसमें क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। साथ साथ बेसिक अपना मजबूत करते रहें, पढ़ते भी रहें। NCERT DTET+ भी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 9th क्लास से 12th तक पढ़ लें, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी अगर कुछ और पढ़ना होगा तो मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। तो फिलहाल अभी इतना ही पढ़ लो, NCERT ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।